Hello everyone, welcome back to the channel. So it's time to move to the chapter 2 of class 9. तो अब हम लोग chapter 2 start करेंगे, ठीक है? Let's understand what is chapter 2 and what we are going to talk about. ठीक है? सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ कि chapter 2 क्या है, हमें क्या पढ़ना है. Okay? So I guess you can see the chapter 2 PDF. Okay, so the name of the chapter is Introduction to Linear Polynomial. अब यहाँ पे दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, लीनियर एंड पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है. जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तब तक मैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कैटेगरी नहीं बता पाऊंगी आपको, राइट? तो चलिए पहले समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? ओके, देखिए, अगर हमारे पास हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा 5x+3, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल. क्यों है ये पॉलिनोमियल? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस यू कैन से कि 5 है, x है, प्लस है, 3 है, तो वेरिएबल है और नंबर्स भी हैं और ऑपरेटर से जुड़े हुए भी हैं. तो राइट, इट इज अ पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे में अगर हमारा वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा. मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x⁻²/3 +7. अब मैं इसको तो बोल रही हूँ कि ये पॉलिनोमियल है, बट इसको नहीं बोलूंगी ये पॉलिनोमियल है. क्यों नहीं बोलूंगी कि ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें जो x⁻ है वो 2/3 है. अब यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो ये मेरे पॉलिनोमियल के लिए एक्सेप्टेड नहीं. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहने के कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है? उसमें पहला कंडीशन है कि हमारे पास जो वेरिएबल है, मतलब पहली कंडीशन बोलिए या ओनली कंडीशन बोलिए, हमारे पास जो वेरिएबल है उस पे जो पावर है वो होल नंबर ही होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 2√x+7, तो आप इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि x पे रूट एक्स है. रूट एक्स का मतलब x⁻1/2. अगेन यहाँ पे क्या आ गया? फ्रैक्शनल पावर आ गया. दिस इज नॉट अलाउड फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल. Any algebraic expression is called a polynomial only when the variable of the expression has the power as whole number. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/x+3, अब आप बोलेंगे मैम ये तो होगा पॉलिनोमियल. क्यों होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि x पे पावर 1 है. बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x पे पावर 1 नहीं है, x पे पावर -1 है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x⁻−1+3, मेरा x अभी डिनोमिनेटर में था. जब मैं उसको न्यूमरेटर में लेकर आऊंगी तो उस पे पावर क्या हो जाएगा? -1. तो अगर मेरे x पे पावर -1 है, तो अब मेरी एक्सप्रेशन क्या बन गई? 2x⁻−1+3, राइट? तो अब मेरी एक्सप्रेशन x पे पावर हो गई नेगेटिव. क्या वो अलाउड है पॉलिनोमियल के लिए? नहीं अलाउड है. तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम तभी बोल सकते हैं जब उसके वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो. नाउ लेट्स टेक फ्यू अनदर एग्जांपल्स. ठीक है, लेट्स सपोज 2x² + 7x+3. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मेरे x पे पावर 2 है, 1 है, ठीक है? तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है? दोनों होल नंबर है. अगर मैंने लिखा 2/x² + 7x+3, अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि x² डिनोमिनेटर में है. जब ये न्यूमरेटर पे जाएगा तो पावर इस पे -2 हो जाएगा, राइट? तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है √2x+3, ठीक है? मैंने x के साथ √2 लगा दिया. तो अगर मैंने x के साथ √2 लगा दिया, तो अभी यहाँ पे क्या है? मेरे जो रूट है वो x पे नहीं है, वो जो रूट है वो मेरा नंबर पे है, ठीक है? यहाँ पे जो √2 लिखा है मैंने, तो जो x है वो रूट जो है वो नंबर पे है. तो दैट इज अलाउड. नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर की कोई कंडीशन नहीं है. सिर्फ कंडीशन किसकी है? वेरिएबल की. अगर मेरे वेरिएबल पे पावर होल नंबर है तो ही वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है. ठीक है, पहले तो ये होगा हाउ टू क्लासिफाई वेदर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट.
अब सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है कि, सॉरी सेकेंड टाइप आता है कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो किस कैटेगरी में लाई करता है। तो अब यहाँ पे हम अपने पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला होता है डिग्री। ठीक है, हम डिग्री के बेसिस पे सोचते हैं कि अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो, डिग्री 2 है तो, डिग्री 3 है तो, एंड सो ऑन। तो अगर मेरे, अब यहाँ पे सबसे उससे भी पहले आप ये समझो कि डिग्री क्या होती है। देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x² + 9। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल मैंने लिखा है 7x + 3। तीसरा मैंने लिखा 5x³ + 7x + 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ डिग्री की। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मेरे एक पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में मेरे पास एक्स पे पावर कितना है? 2। तो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी इसकी डिग्री क्या है? 2। ठीक है, डिग्री इसकी 2। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं 7x + 3, तो इसमें x की पावर हाईएस्ट क्या है? 1। x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। देखो, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, दो जगह x अवेलेबल है। एक 5x³ और दूसरा 7x, बट एक जगह हाईएस्ट पावर 3 है और एक जगह हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे दो पावर है, बट उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री देखते हैं अपने पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं मेरे इस तीनों पॉलिनॉमियल की, तो अगर मेरे पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है तो मैं बोलूंगी कि मेरा पॉलिनॉमियल लीनियर। अगर मेरे पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, मतलब मेरे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैं बोलूंगी कि मेरा पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, ओके। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो मेरा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो मेरा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉलिनोमियल पे डिग्री 1 लीनियर, पॉलिनोमियल पे डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल पे डिग्री 3 क्यूबिक। एंड अगर मेरे पॉलिनोमियल पे डिग्री 4 है, लेट्स सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है, तो अगर डिग्री 4 है तो ये इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है? 4, बाई क्वाड्रेटिक। एंड अगर डिग्री 5 एंड अबव है तो फिर हम उसको नॉर्मल पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लासिफाई। अगर डिग्री 5 है तो अलग नाम, 6 है तो अलग नाम, ऐसे आप कब तक याद करोगे? क्योंकि डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। अब मैंने लिख दिया x⁻² 235 + 7। अब इसकी डिग्री तो 235 है, तो 235 के का नाम नहीं याद रख सकते, राइट? तो हम लोग डिग्री 4 तक का नाम याद रखते हैं। 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक, एंड 5 एंड अबव इज पॉलिनोमियल ओनली। या आप मल्टीनोमियल भी बोल सकते हो, कहीं कहीं आप देखोगे मल्टीनोमियल वर्ड यूज होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या तो पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल, बोथ आर फाइन। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज की। तो ये हमारी कैटेगरी हुई पॉलिनोमियल की अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, इसी में जब हमारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी नंबर ऑफ टर्म्स पे भी होती है। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5। इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि मैं 5 को x की पावर 0 के साथ लिख सकती हूँ और मुझे रिजल्ट 5 ही मिलेगा। किसी भी चीज पे अगर पावर 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो मैंने क्या किया, 5 के साथ x⁻0 लगा दिया। अब अल्टीमेटली वैल्यू तो 5 ही मिल गई। बट अगर आप 5 x⁻0 देखो तो आपके पास नंबर भी है और वेरिएबल भी है, और बीच में 5 और x⁻0 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का एक ऑपरेटर भी है। तो आपके पास अगर सिर्फ 5 लिखा है देन इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, एंड सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने 0 लिखा है, क्या 0 को भी मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलूंगी? नहीं, 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 0 पे 0 की को हम x⁻0 के साथ नहीं लिख सकते, राइट? तो इसीलिए 0 का मतलब है कि हमारा, ओके,
तो अगर जीरो है तो जीरो को हम सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछता ही पूछता है कि आपकी डिग्री पे पावर, अगर आपकी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की जीरो है तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो होती है, और जीरो पॉलिनोमियल हम सिर्फ जीरो को बोलते हैं, और उसके उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, आप अभी हम इसे फॉर द टाइम भी 5x ले लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज वन पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल मैंने लिखा 2x+3। तीसरा मैंने लिखा 7x² + 5x+2। फिर है 4xy + 7x² + 3x + 9y। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्म है ना? इसमें सिर्फ एक टर्म है। इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो टर्म है। इसमें तीन टर्म है, एक ये और एक ये, तीन टर्म है। इसमें चार है, एक दो तीन चार, चार टर्म है। तो अगर मेरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो आई से द पॉलिनोमियल इज मोनोमियल। मोनोमियल, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, ठीक है, तीन टर्म ट्राइनोमियल, और चार टर्म है क्वाड्रोनोमियल, और इससे बड़ा कुछ भी है तो पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल। ठीक है, तो अगर एक टर्म है मोनोमियल, दो है बाइनोमियल, तीन है ट्राइनोमियल, चार है तो क्वाड्रोनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अपने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, अब यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब कि x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x² के साथ क्या लगा हुआ है? 5, तो 5 इसका कोएफिशिएंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x के साथ जो नंबर लगा है वो उसका कोएफिशिएंट है, तो x के साथ क्या लगा है? -7। माइनस हमेशा नंबर के साथ जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो x के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है? -7, तो -7 उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट इज द नंबर दैट इज इन फ्रंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, तो दिस इन दिस chapter we will be focusing on linear polynomial. Linear polynomials are polynomials which have the degree 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 1 होता है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मेरे लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से होंगे, 5x+2, या सिर्फ 5x, या 7x-9, या 12x+4। इस तरीके से जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे इनको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलो देखते हैं, पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, जस्ट अ सेकेंड। Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale। आप देख सकते हैं दो तरह के बॉक्स हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लू कलर का। रेड कलर का जो बॉक्स है उस पर सील लगा हुआ है पेन का, और जो ब्लू कलर के बॉक्स है उस पर सील लगा हुआ है पेंसिल का। ठीक है, तो इस तरीके से पैक्ड बॉक्सेस रखे हुए थे। ठीक है, द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स हैव 4 पेन्स ईच एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच। यानी एक रेड बॉक्स में 4 पेन है। ठीक है, एक रेड बॉक्स में 4 पेन है, एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है। ठीक है, ये शॉपकीपर ने राजू को बता दिया। अब उसने ये, अब क्वेश्चन में ध्याइएगा, राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, वाई ब्लू बॉक्सेस, कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। तो देखो, अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन है तो एक्स रेड बॉक्स में कितने पेन होंगे? अब यहाँ पे हमारा यूनिटरी मेथड आ गया। अगर एक में 4 है तो एक्स में 4x होंगे, मल्टीप्लाई करते हैं यूनिटरी मेथड में। तो अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन है तो एक्स रेड बॉक्स में 4x पेन होंगे। सिमिलरली, अगर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं तो वाई ब्लू बॉक्सेस में 5y पेंसिल्स होंगे। सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी? टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4x +
5y। ठीक है, ओके। ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। अब जब राजू ने इतना सामान खरीदा तो शॉपकीपर ने खुश होकर उसको 3 पेन एक्स्ट्रा दे दी। तो अब क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा? पहले मेरी क्वांटिटी थी 4x + 5y, अब उसी क्वांटिटी में 3 और बढ़ जाएगा क्योंकि 3 बॉक्सेस नहीं मिले हैं, 3 स्पेयर पेन्स मिली हैं। राजू को फ्री में 3 बॉक्स नहीं मिल गया है। बच्चे जनरली ये गलती करते हैं कि वो 7x कर देते हैं, इसको 4x और 3x को ऐड कर देते हैं। नहीं, एक्स नहीं लगेगा 3 के साथ क्योंकि उसको 3 स्पेयर पेन मिल रही हैं, 3 बॉक्सेस ऑफ पेन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करनी होती हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इसमें भी एक्स पे मैक्सिमम पावर 1 है, वाई पे मैक्सिमम पावर 1 है। एक्स पे मैक्सिमम पावर 1 है, वाई पे मैक्सिमम पावर 1 है, यानी मेरे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1। इसका मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, बट लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। Moving to the next question. ठीक है। A rectangular garden of length L and width W has to be fenced and decorated. आप देख सकते हैं ये हमारा एक गार्डन है जिसकी लेंथ L मीटर है, आपको फिगर में दिख रहा है, और विड्थ W मीटर है, और इसको हमें फेंस करके गार्डन को डेकोरेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है अ वायर फेंसिंग इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। लेंथ के अलोंग हमें जो फेंसिंग करनी है वो वायर की करनी है, और उसका कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज पर मीटर। ठीक है, और वुडन फेंसिंग करनी है विड्थ के अलोंग जिसका कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर। ठीक है, स्पेशल, और अंदर जो गार्डन है उसके अंदर मुझे सीड्स उगाने हैं जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आप जब भी गार्डन के अंदर काम करते हो, सीड्स उगाते हो, तो आप हमेशा एरिया पे काम करते हो। ठीक है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा। नाउ व्हाट इज विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर डेकोरेटिंग द गार्डन। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए मुझे 2 टाइप का अमाउंट चाहिए, तरह की फेंसिंग करनी है। वायर की फेंसिंग करनी है लेंथ के अलोंग, यानी यहाँ पे वायर की फेंसिंग करनी है और यहाँ पे वायर की फेंसिंग करनी है। और विड्थ के अलोंग वुडन फेंसिंग करनी है, मतलब यहाँ पे भी वुड की फेंसिंग करनी है और यहाँ पे वुड की फेंसिंग करनी है। वायर की फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है 100 रुपीज पर मीटर। ठीक है, और वुड की फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है 80 रुपीज पर मीटर। तो अगर आप अभी सिर्फ फेंसिंग की बात करते हैं, अभी मैं एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फेंसिंग की बात कर रही हूँ, तो अगर 100 रुपीज पर मीटर का लेंथ का एल एल मीटर का मुझे अगर करना है, तो यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट होगा 100 L। ठीक है, मुझे इस साइड की लेंथ की फेंसिंग करने में जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 100 L देना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे यहाँ के लेंथ की फेंसिंग करने में भी 100 L देना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल अमाउंट अगर मैं निकाल रही हूँ, टोटल अमाउंट अगर निकाल रही हूँ, तो लेंथ के अलोंग मेरा 100 L इधर और 100 L इधर, यानी 100 L की फेंसिंग अमाउंट लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं विड्थ के अलाउंग। विड्थ के अलाउंग मुझे 80 रुपीज पर मीटर की फेंसिंग है। ठीक है, तो विड्थ के अलाउंग मुझे वुडन फेंसिंग करनी है और 80 रुपीज की करनी है, तो इधर का टोटल कॉस्ट होगा 80 W और इधर का टोटल कॉस्ट होगा 80 W, यानी टोटल कॉस्ट अलोंग द विड्थ कितना हो गया? 160 W। ठीक है, प्लस अब उस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सीड्स उगाए हैं और इसका कॉस्ट दे रखा है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल मीटर स्क्वायर निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरा एरिया होता है, एरिया हो गया मेरा L/W, और कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय एरिया दैट इज L/W, यानी 50 L/W। तो अब मेरे टोटल अमाउंट में वो भी जाएगा, तो मेरा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 200 L प्लस 160 W प्लस 50 L/W। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा से सुनोगे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जो मेरा ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, लेंथ विड्थ 2 डिफरेंट साइड डायमेंशन होते हैं, दोनों लेंथ के अलोंग मुझे वायर की फेंसिंग करनी है, दोनों विड्थ के अलोंग मुझे वुडन फेंसिंग करनी है। वायर की फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है 100 रुपीज पर मीटर और वुडन की फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है 80 रुपीज पर मीटर। तो मैंने वायर की फेंसिंग का टोटल कॉस्ट निकाल लिया, वुडन की फेंसिंग का टोटल कॉस्ट निकाल लिया और उनको ऐड कर दिया, इतना मेरा आ गया फेंसिंग का कॉस्ट। अब यहाँ पे हम रुके नहीं क्योंकि हम गार्डन को डेकोरेट कर रहे थे, तो हमें गार्डन के अंदर भी कुछ करना था, तो गार्डन के अंदर हमने छोटे छोटे सीड्स उगाए हैं और उस सीड्स को उगाने का
कॉस्ट है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप गार्डन के अंदर कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम आप ग्राउंड पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप गार्डन का क्या कर रहे हो, एरिया यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एरिया पहले अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ इज द एरिया, और फिर उसी लेंथ इंटू विड्थ को आप जब 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर डेकोरेटिंग द गार्डन, तो आप उन तीनों क्वांटिटीज को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangles। एक वायर है मेरे पास, ये पूरी यहां से लेके यहां तक की एंटायर वायर का लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर। अब मैं इसको बेंड कर रही हूँ रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो रेक्टेंगल बनाना है मुझे, इसका मतलब मेरा पेरीमीटर जो है वो 20 होना चाहिए, ठीक है। मेरा पेरीमीटर 20 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि मेरा लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, अगर मैं ये मान लूं कि मेरा लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है, तो मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x + y इज इक्वल टू पेरीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 20, करेक्ट। तो क्या मैं इस 2 को इधर लाके डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि x + y की वैल्यू 10 होती है, x + y की वैल्यू 10 होती है। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि लेंथ और ब्रेथ का सम 10 होना चाहिए। अगर आपका लेंथ 7 सेंटीमीटर है, लेंथ अगर आपका 7 है तो ब्रेथ आपका 3 होगा, तो भी आंसर आएगा। लेंथ अगर आपका 8 है, ब्रेथ 2 है, तो भी सही है। लेंथ आपका 5.5 है, ब्रेथ 4.5 है, तो भी सही है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपसे पूछा है कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन आ गया है। अगर मैं लेंथ एक्स बोलती हूँ, अगर मैं ये बोलूं, एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि मेरी लेंथ जो है वो एक्स है, ठीक है, तो मेरी ब्रेथ क्या होगी, 10 - x ही तो होगी। अगर मेरी लेंथ एक्स है तो मेरी ब्रेथ जो है वो 10 - x ही होगी, क्योंकि मेरी लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 10। अब अगर मुझसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब एक्स को 10 - x से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्योंकि बाहर है, इधर और इधर डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 10x - x²। आप देख सकते हैं ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट 2.2 का भी कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें प्लीज। क्लास 9 के मैथ्स को बहुत इजी मत समझिए, साथ में पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए, ताकि आप मेरे साथ साथ ग्रो कर सके। आपको कोई भी कहीं पे भी अगर लगता है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, एक बार आप वीडियो को दोबारा समझिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, मैं हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके और आपकी हेल्प से अब मुझे हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Let's meet in the next video for exercise 2.1 and the further topics. Bye bye.